हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम ल्यूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका, अगर पॉलिटी की बात की जाए तो जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तो आपके लिए वो अच्छे से समझ जा सके। उम्मीद करता हूं कि जितने भी पहले वीडियोस आए हैं इस सीरीज में आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज और बोलूंगा मैं कि आप लोग कमेंट जरूर क्या करिए, जो भी आपके डाउट्स हुआ करें या जो भी आपको जिस तरह से भी आपको कुछ भी कहना है आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूं उसको जरूर से आप कमेंट में पिन डाउन किया करिए। सो कमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर किया करिए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के बीच में दो सत्रों के बीच में अधिकतम समावधि कितनी हो सकती है। तो उसको मैं आंसर है इसका सीधा आंसर इसका 6 मंथ्स। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इंटरवल दो सेशंस के बीच में पार्लियामेंट की अगर बात करें तो कितना होगा, वो होगा आपका 6 महीना। तो ये आसान सा स्टेटमेंट है, पर इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट अगर आ जाएगा कि क्या पार्लियामेंट, ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम साल में 2 सेशन होने जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट अगर आ रहा है तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अगर देखिए मैक्सिमम अगर मैक्सिमम अगर हम इंटरवल की बात करें तो 6 महीना है, तो ऑब्वियसली बात है कि मिनिमम 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे। अगर स्टेटमेंट ये आ रहा है कि साल में, ठीक है, साल में 2 मिनिमम सेशंस होने जरूरी हैं पार्लियामेंट के, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। और मैक्सिमम इंटरवल अगर पूछेगा तो वो रहेगा आपका 6 मंथ्स। ये दोनों स्टेटमेंट आ सकते हैं। ये काफी ज्यादा डायरेक्ट है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक करना है, बहुत ज्यादा ट्रिक वाला है वो भी नहीं है, पर थोड़ा सा अगर स्लाइट ट्रिक करना है तो ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या साल में पार्लियामेंट को मिनिमम 2 सेशंस कंडक्ट करने चाहिए, कंपलसरी है, तो वो पूरी तरीके से सही है। क्लियर हो गया। इस तरह भी क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसी क्वेश्चंस को कुछ ट्रिक करके घुमा देते हैं। क्वेश्चन का मतलब वही रहता है, बस लैंग्वेज बदल जाती है। तो इससे पैनिक मत हुआ करिए। लैंग्वेज को अगर ऐसा क्वेश्चन आया करे ना कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं और कुछ लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो उसको अच्छे से समझा करिए, पढ़ा करिए और लॉजिक अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। कह रहा है कि इन चारों बिल में, ठीक है, जो 4 बिल दिए हैं, ऐसे कौन से बिल है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही वो इनिशिएट हो सकता है, यानी कि लोकसभा में ही प्रेजेंट होगा, राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका मनी बिल। अगर हम मनी बिल की बात करें तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है। और साथ ही साथ जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तभी ये इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट भी इसमें चाहिए रहती है। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर मनी बिल में स्टेटमेंट आ रहा है कि क्या मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरी होती है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये प्रायर रिकमेंडेशन क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी बिल को, ठीक है, किसी भी बिल को अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड कर रहे हैं, दैट मींस कि इस बिल को कोई प्राइवेट मेंबर, ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर है पार्लियामेंट का, वो प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जो सरकार में है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव हैं या जो सरकार में है, जो मिनिस्टर्स हैं, वही इनिशिएट कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा कि मतलब क्या होता है कि किसी बिल को अगर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन कर रहे हैं या प्रेसिडेंट रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस पर्टिकुलर बिल को जिसको प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया है, ये सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव या आपके मिनिस्टर्स के द्वारा ही आपका प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी प्राइवेट मेंबर, ठीक है, कोई भी प्राइवेट मेंबर इस पर्टिकुलर बिल को प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका सीधा साधा यही मतलब होता है। बहुत से लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता रहती, इसलिए मैं कहता हूं ये जो मेरी सीरीज है इसमें बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैं डिस्कस किया हूं। इस वजह से अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे ना तो उसको जरूर से देखेगा, क्योंकि इस तरह के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वो मेंस के लिए और कभी कभी वो इंटरव्यूज के लिए भी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू लेवल में पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम इसका आंसर की बात करें तो है आपका मनी बिल। ठीक है, मनी बिल आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और इसके लिए आपका जो प्रायर रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट की वो भी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि क्या होता है कि लोकसभा में बिल पास हुआ या लोकसभा में कोई बिल प्रेजेंट हुआ, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं पास हो पा रहा है, या दोनों हाउस जो है ना वो एक साथ एक मत पर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बिल के लिए
किसी पर्टिकुलर बिल को पास करने के लिए जो दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा की बात करें या आपका लोकसभा की बात करें, वो एक मत पे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, ऐसे में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। जॉइंट सेशन जो है वो आपका प्रेसिडेंट कॉल करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉल करते हैं और प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड करते हैं जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो। ठीक है, क्यों बुलाया जा रहा है जॉइंट सेशन, इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि कोई पर्टिकुलर बिल है, उस पे दोनों हाउसेस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो दोनों हाउसेस एक मत पे नहीं आ पा रहे हैं। अब जब एक मत पर नहीं आ पाएंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सेशन का प्रोविजन है। अब इस जॉइंट सेशन को कौन बुलाता है, उस जॉइंट सेशन को कॉल करते हैं प्रेसिडेंट, और उस जॉइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड करते हैं जो स्पीकर है लोकसभा के, वो। और साथ ही साथ जॉइंट सेशन में जो बिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जॉइंट सेशन जिस पर्टिकुलर बिल के लिए बुलाया गया है, उसमें जो बिल है वो किस तरह से पास होगा, वो आपका सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, दैट्स इट। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 50% अगर वो हैं, हाँ बोल रहे हैं, तो वो आपका बिल पास हो जाएगा। तो ये होता है आपका सिंपल मेजॉरिटी। तो जॉइंट सेशन क्यों बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, कौन प्रिसाइड करता है, और उस जॉइंट सेशन में किस मेजॉरिटी से बिल पास होता है, ये सारी चीजें जो आपका इस क्वेश्चन में डिस्कस हो गया है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर तब भी डाउट हो जा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ करे, आप कमेंट्स जो है वो पिन डाउन कर दिया करिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी इनिशिएटेड। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो आपका कहां हो सकता है, वो कहां पे इनिशिएट होता है, क्या वो राज्यसभा में होता है, क्या वो सिर्फ लोकसभा में होता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में होता है, या आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबलीज में होता है। तो अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आपका इनिशिएट होता है या इंट्रोड्यूस होता है ओनली इन लोकसभा। ठीक है, अगर पार्लियामेंट की बात हो रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड इफ इट स्टेट असेंबलीज। ठीक है, अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आपका स्टेट असेंबलीज में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, स्टेट असेंबलीज में इंट्रोड्यूस होगा। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो 50 मेंबर्स, ठीक है, 50 मेंबर्स की जब तक बैकिंग या सपोर्ट नहीं होगी, ये जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसका रेजोल्यूशन नहीं पास होगा। ठीक है, रेजोल्यूशन पेश किया गया, ठीक है, रेजोल्यूशन पेश किया गया अपोजिशन पार्टीज के द्वारा या कोई भी जो सरकार में पार्टी नहीं है उनके द्वारा, ये रेजोल्यूशन आया कि भैया हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अप्लाई करना है या हमें इंप्लीमेंट करना है सरकार के खिलाफ। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर उसको 50 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। अगर ये 50 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं होगा तो जो रेजोल्यूशन वो पास ही नहीं होगा। तो जब वो रेजोल्यूशन पास होता है उसके बाद जो है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करें तो आपका सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 50 मेंबर्स, ठीक है, जो 50 मेंबर्स हैं लोकसभा में उनका सपोर्ट भी जरूरी है। जब वो सपोर्ट होगा उसके बाद ही, ठीक है, जब वो सपोर्ट होगा उसके बाद ही आपका जो ये आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास होगा। ठीक है, उसकी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना ये कई बार पूछा जाता है, और ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशंस हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस है जो हर साल रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो मिस करना ही नहीं है किसी भी एग्जाम को। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससी हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। ठीक है, अगर आपको पता नहीं रहेगा ना कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा रिपीटेड हैं, तो मुश्किल होता है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। इस वजह से जितने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसकी एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस एनालिसिस में आप ये देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल, ठीक है, और हर साल नहीं तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए हर दूसरे साल में रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो 4 स्टेटमेंट दिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कोई भी मेंशन नहीं है संविधान में, अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो इसका कोई मेंशन नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ठीक है, संविधान में सिर्फ ये दिया है कि आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो सीओ हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो आपके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लोकसभा पे। ठीक है, लोकसभा पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू लोकसभा, दैट्स इट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई भी आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन ये टर्म जो है ये मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अगर ये कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये जो टर्म है ये संविधान में मेंशन नहीं किया, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। सेकंड देखते हैं, अ पीरियड ऑफ 6 months मस्ट लैप्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ वन नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अदर, यानी कि सपोज करिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ, अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नहीं पास हो पाया, ठीक है। तो अब जो सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उसके बीच में मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पीरियड आपका 6 month होना चाहिए, ठीक है। अब भाई खेल तो नहीं ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, खेल तो है नहीं कि हर दिन हो रहा है, ठीक है, तो गैप होना चाहिए। तो वो गैप कितना होगा, वो गैप है आपका 6 months, ठीक है। यानी कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जब वो पेश हुआ वो जब आपका पेश हुआ वो नहीं पास हुआ पाया, तो जो सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा वो आपका इस डेट के 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद आएगा, उससे पहले नहीं आ पाएगा। कोई खेल तो है नहीं कि हर दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, इस वजह से मैक्सिमम जो है, ठीक है, पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है, 6 महीने का गैप होगा, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर जो सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उनके बीच में 6 महीने का गैप होगा। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कम से कम 100 लोगों का, ठीक है, जो 100 मेंबर्स हैं जो हाउस में लोकसभा में, उनका सपोर्ट होना जरूरी। मैं आपको बता चुका हूं कि ये नंबर 100 नहीं है, ये मेंबर आपका 50 है, ठीक है, 50 मेंबर जो लोकसभा के होंगे, ठीक है, जो 50 मेंबर्स हैं लोकसभा के वो सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन वो आपका इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इट्स नॉट 100 मेंबर्स, इट्स ओनली 50 मेंबर्स, ठीक है। सो एटलीस्ट 50 persons must support such a motion. Such a motion means your no confidence motion before it is introduced in the Lok Sabha. And the last statement says it can't be introduced in the Lok Sabha only. ये statement भी गलत है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो no confidence motion है that can only be and only be introduced in Lok Sabha. तो अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन और दूसरे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में कितना गैप होगा, 6 महीने का गैप होगा, कम से कम 6 महीने का गैप होगा। 50 मेंबर्स, कम से कम 50 मेंबर्स अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करेंगे उसके बाद ही वो इंट्रोड्यूस होगा। और साथ ही साथ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो जितने भी मैंने स्टेटमेंट बनाए आप देख लीजिएगा, ये मत देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन गलत है। हमारा एम जो है, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हर स्टेटमेंट को, कोई क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन दिया है उसके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन से अगर आप कुछ क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं कि अब जो है वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एज वी ऑल नो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवरी ईयर प्रिपेयर्स द यूनियन बजट। जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल जो यूनियन बजट है वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन से एलिमेंट जो है वो आपका बजट, यूनियन बजट का पार्ट बनाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से स्टेटमेंट है, कौन कौन सा वो है। पहला अगर हम देखें, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, यानी कि कितना खर्चा आएगा और कितना खर्चा होगा, ठीक है, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। ऑब्वियसली बात भाई, बजट का मतलब क्या होता है, आप अगर अपने घर में भी बजट बना रहे हो, ठीक है, अगर आप आपको जो सैलरी मिलती है अगर आप उसका भी बजट बना रहे हो तो यही बना देना कि इतनी मेरी खर्च है, ठीक है, इतनी मेरी सैलरी है, इतना मैं खर्च करूंगा, इतना मैं सेव करूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, ये तो हो गई ना कि कितना सरकार का पैसा आएगा और कितना सरकार खर्च करेगी। ऑब्वियसली बात ये है, होता है वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, किस तरीकों से, ठीक है, और कितने तरीकों से जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं ये भी डिस्कस हुआ जाता है। और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि कितना खर्च करेंगे उसका पूरा एस्टिमेट बनता है, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपको नहीं भी पता है, सपोज करिए आपको 3 स्टेटमेंट नहीं पता है, ठीक है, बस आप लॉजिक से ये स्टेटमेंट पढ़ के बता सकते हो, हाँ यार ये तीनों चीज जो है ना, ये 3 एलिमेंट जो है, ऑब्वियस सी बात है यूनियन बजट का पार्ट बनाते हैं। क्योंकि यूनियन बजट में क्या होता है, बजट में क्या होता है भाई, बजट में ही होता नहीं कितना खर्चा होगा, ठीक है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा किस स्कीम में खर्चा किया जाएगा, कितना पैसा किस सेक्टर में लगाया जाएगा, कितना परसेंट और जो बजट है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, कितना डिफेंस सेक्टर में लगेगा, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट सेक्टर में लगेगा, सारी चीजें होंगी ना। तो ऑब्वियसली बात है कितना खर्चा आएगा और कितना पैसा लगेगा, ये सारा एस्टिमेट जो है वो आपका बजट में होता है। तो अगर तीनों एलिमेंट्स पढ़ोगे तो ये तीनों एलिमेंट जो है आपका यूनियन बजट का फॉर्म करते हैं, ठीक है, यूनियन बजट को बनाते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा ना जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। यूनियन बजट को बहुत ज्यादा टेक्निकल इसमें नहीं पूछा है, पर जो एलिमेंट्स पूछा है ना वो बड़ा ही
ऐसा थिंकिंग बेस्ड है, ठीक है। आप सोच के बता सकते हो कि हाँ यार ये जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं ये आपका यूनियन बजट का फॉर्म करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़ी सी आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, तो जितने भी ये थोड़े से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ना बहुत इजीली कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ बिल इज रिफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास बाय। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी बिल अगर जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेज की पार्लियामेंट की, दोनों हाउसेज के पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग होती है, अगर उसमें कोई बिल रेफर किया गया है, उसमें अगर कोई बिल रेफर किया गया है तो किस मेजॉरिटी से वो बिल पास होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी जॉइंट सेशन में मेंबर्स बैठे हैं उनकी वोटिंग होगी। अगर जितने लोग अगर ज्यादा हाँ कह रहे हैं तो बिल पास हो जाएगा, और ज्यादा लोग अगर फेवर में नहीं है तो बिल पास नहीं हो पाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। जॉइंट सिटिंग में मैंने सारा चीज डिस्कस किया है इसके कुछ ही क्वेश्चन पहले। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफी ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। तो इस वजह से मैंने पुट ऑन किया, इसको ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा और जो बोलूंगा उसको लिख लीजिएगा। हम क्वेश्चन ज्यादा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या है, तो आप भूलोगे नहीं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे कौन से बिल्स हैं, ऐसे कौन से बिल हैं जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो वो बिल्स जो है वो लैप्स कर जाते हैं या लैप्स नहीं करते। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, वो कह रहा है कि अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, ठीक है, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय लोकसभा लैप्सेस। यानी कि वो कह रहा है कि कोई ऐसा बिल जो आपका राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में पेंडिंग है पर वो लोकसभा से पास नहीं हुआ है, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा, या वो बिल जो है आपका वो बिल आपका लैप्स कर जाएगा। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो ये पहला जो स्टेटमेंट है आपका गलत कह रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपका जो बिल है, ठीक है, जो बिल है वो आपका लैप्स नहीं होगा, ठीक है, जो आपका बिल है वो आपका लैप्स नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि कोई भी बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, अगर वो राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, राज्यसभा में पेंडिंग है और वो लोकसभा से पास नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बिल जो है वो आपका लैप्स नहीं करेगा, ठीक है, बिल जो है वो आपका लैप्स नहीं करेगा। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन ये है कि कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी बिल जब दोनों हाउसेस से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास हो गया है पर प्रेसिडेंट की मोहर यानी कि प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए सिर्फ वो पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो बिल है वो आपका लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। द बिल विल नॉट लैप्स, इट विल नॉट लैप्स, ठीक है। साथ ही साथ एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर कोई बिल, ठीक है, प्रेसिडेंट ने कॉल किया जॉइंट सिटिंग किसी पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करने के लिए और उस दौरान लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसे में भी वो जो पर्टिकुलर बिल है जिसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी वो बिल भी आपका लैप्स नहीं करेगा, ठीक है, वो बिल भी आपका लैप्स नहीं करेगा। ये तीसरी कंडीशन हो गई। और चौथी कंडीशन है आपकी ऐसी कंडीशन जहां पे जो बिल है वो आपका पास हो गया है दोनों हाउसेस से, पर प्रेसिडेंट ने बिल को वापस कर दिया है, फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो एक बार किसी बिल को वापस कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, पर अगर रिकंसिडरेशन बिल जो है वो अगर आएगा उसके बाद बाइंडिंग हो जाता है कि प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही देनी है। तो ये चार कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बिल जो है आपका, इसको ध्यान रखिएगा, जो बिल है वो आपका लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। द बिल विल नॉट लैप्स, कौन कौन से कंडीशन है वो? पहला कंडीशन ये है कि कोई बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है पर वो लोकसभा से पास नहीं है, तो वो बिल पे लैप्स नहीं करेगा। साथ ही साथ दोनों हाउसेस से पास हो गया, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए बचा हुआ है, वो बिल भी पास नहीं, वो बिल भी लैप्स नहीं करेगा। फिर जो जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है, ठीक है, किसी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है और उस दौरान लोकसभा भंग हो गई, ऐसे में भी वो जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगा। और अगर दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया है और प्रेसिडेंट रिकंसीडर के लिए वो बिल को वापस भेजा है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो जो बिल है वो आपका लैप्स नहीं करेगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगा। अब जो है वो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट और थर्ड जो है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट वो पूरी तरीके से सही है। तो अब सॉरी, फर्स्ट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से सही है। तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होएगा। अगर कंफ्यूज थे पहले, अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो कंफ्यूजन वो क्लियर होगी कि चार ऐसे कंडीशंस होते हैं। कौन कौन से ऐसे
कौन कौन से ऐसे 4 कंडीशन है जिसमें बिल लैप्स नहीं करता। पहला ये है कि राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, लोकसभा से पास नहीं हुआ है। सेकंड ये है कि दोनों हाउसेस से पास हो गया पर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए बचा हुआ है। थर्ड ये है कि जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाया गया है, जॉइंट सिटिंग के लिए अगर बुलाया गया है और इस दौरान लोकसभा भंग हो गई तो उसमें भी आपका जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगा। और जो फोर्थ कंडीशन वो ये है कि दोनों हाउसेस से पास हो गया है और प्रेसिडेंट ने रिकंसीडर के लिए अगर बिल वापस भेज दिया है तो ऐसी कंडीशन में भी जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगा अगर आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस को याद रखिएगा जिसमें आपका जो बिल है वो आपका लैप्स नहीं करता अगर लोकसभा भंग हो गई। अब बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, कौन सा ऐसा प्रावधान होता है कि जो बिल होता है वो कानून बन जाता है कि जब उस पे, ठीक है, जब उस पे प्रेसिडेंट की मोहर या प्रेसिडेंट की एसेंट लग जाती है। दोनों कोई बिल कानून कब बनता है? कोई बिल कानून तब बनता है जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, यानी कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपनी उस पे एसेंट दे दी तो वो जो बिल है वो पर्टिकुलर बिल वो एक्ट या कानून बन जाता है। आसान सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ ज्यादा लॉजिक है नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस हैज कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप विद द यूनियन बजट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से ऐसा मोशन है जो आपका बजट के दौरान इंट्रोड्यूस किया जाता है या बजट के दौरान यूज कर सकते हैं, पार्लियामेंट में यूज होता है। तो इसका आंसर है भैया कट मोशन। ठीक है, अगर हम कट मोशन की बात करें तो कट मोशन आपका कब होता है? कब कट मोशन आपका यूज होता है? कट मोशन आपका यूज होता है ड्यूरिंग यूनियन बजट। ठीक है, ड्यूरिंग यूनियन बजट। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो सब भी बता सकते हैं। अब इसी में मैं आपको पूरा जो आपका जो कट मोशन है उसका एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं। तो अगर हम बात करें कट मोशन की तो कट मोशन जो है वो आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका पॉलिसी कट। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है आपका पॉलिसी कट मोशन। तो अगर हम पॉलिसी कट मोशन की बात करें तो पॉलिसी कट मोशन में होता है, जब पॉलिसी कट मोशन यूज होता है तो इसमें क्या होता है, जो डिमांड होती है ना, जो डिमांड होती है उसको 1 रुपए रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, उसे 1 रुपए रिड्यूस कर दिया जाता है। और अगर आप पॉलिसी कट का बात समझ रहे हैं, पॉलिसी कट यानी कि ये तब यूज किया गया है, कि यूनियन बजट में कोई बिल पे डिस्कशन चल रहा है या कोई स्कीम पे डिस्कशन चल रहा है, कोई पॉलिसी पे डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें पॉलिसी कट मोशन यूज कर सकते हैं। और ये दिखा रहा है, ये पॉलिसी कट मोशन का सिग्निफिकेंस ये है कि जिस मेंबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, पॉलिसी कट का इस्तेमाल किया है, वो ये बताना चाह रहा है कि उनके हिसाब से जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी में कुछ खामियां हैं, पॉलिसी सही नहीं है। इस वजह से ये पॉलिसी कट में क्या होता है, पॉलिसी कट में आपका जो डिमांड होती है उसको 1 रुपए कम कर दिया जाता है, 1 रुपए रिड्यूस कर दिया जाता है। हालांकि 1 रुपए से कुछ होगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 1 रुपए से। पॉलिसी कट मोशन का सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें 1 रुपए रिड्यूस कर दिया जाता है। अब इस 1 रुपए से कुछ बहुत ज्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि जिस मेंबर ने इसको यूज किया, पॉलिसी कट मोशन को, ये बताना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। ठीक है, उसमें उस पॉलिसी से शायद ये उतने ज्यादा खुश नहीं है। पर इसमें कंडीशन ये होती है कि जिसने भी पॉलिसी कट को यूज किया है, ठीक है, पॉलिसी कट को यूज किया है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, उसको बताना पड़ता है कि किस पॉइंट पे, ठीक है, पॉलिसी के किस, कोई भी नीति अगर है तो किस पॉइंट पे या किस क्लॉज में आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, और इसमें आपको बताना चाहिए कि क्यों ऐसे रीजंस हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले टाइप की बात करें तो होता है आपका पॉलिसी कट। और पॉलिसी कट आपका क्या करता है? पॉलिसी कट आपका 1 रुपए जो है, ठीक है, डिमांड को कितना रिड्यूस कर देता है? 1 रुपए रिड्यूस कर देता है। और ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर किसी नीति में कुछ प्रॉब्लम है तो उस वजह से वो रेफर किया जाता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका इकोनॉमी कट। अब ये आसान सा, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है। इकोनॉमी कट में लॉजिक ये है कि किसी भी, देखिए बजट में क्या होता है ना, बजट में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, बजट में स्कीम्स होती हैं, सरकार की स्कीम्स चलती हैं, सोशल स्कीम चलती हैं। सपोज करिए S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, कोई भी स्कीम्स है। ठीक है, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3। स्कीम 1 में 100 रुपए लगे, 100 रुपए का खर्चा किया सरकार ने, इसमें 200 का हो गया, इसमें 300 का हो गया। अब इकोनॉमी कट स्कीम 1 के लिए किया गया है और यह बताया जा रहा है कि भैया इस स्कीम में जो पैसा लग रहा है वो ज्यादा है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए। तो यानी कि इकोनॉमी कट का मतलब ये होता है कि मेंबर्स ये बताना चाह रहे हैं कि जिसने भी इसको यूज किया है इकोनॉमी कट का, वो ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी पॉलिसी में जो पैसा है वो उस स्कीम में ज्यादा पैसा लग रहा है, जितना पैसा लगेगा उतना शायद रिटर्न्स ना आए, इस वजह से जो पैसा लगा रहे उस स्कीम में उसको रिड्यूस कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। यहां पे पॉलिसी की बात नहीं हो रही, पॉलिसी सही है, स्कीम सही है, बस ये बताया जा रहा है इकोनॉमी कट में कि भाई जो स्कीम में पैसा लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो।
तो अगर पहले की बात करें वो पॉलिसी कट, वो नीति की पकड़ रहे हैं कि नीति जो पॉलिसी है वो ही शायद उतनी सही नहीं है। पर इकोनॉमी कट की बात करें तो पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी स्कीम सही है, पर जितना पैसा लग रहा है उतना पैसा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा इस स्कीम में पैसा कम कर देना चाहिए। तो ये होता है आपका इकोनॉमी कट। जो थर्ड टाइप होता है वो होता है आपका टोकन कट। टोकन कट में होता है कि पॉलिसी भी सही है, ठीक है, और जो पैसा लगा है वो भी सही है, पर टोकन कट में होता है कि 100 रुपए डिमांड, ठीक है, जो 100 रुपए डिमांड है इसमें रिड्यूस कर दिया जाता है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो भी मेंबर ने टोकन कट को इस्तेमाल किया है उनका मानना यह है कि पॉलिसी स्कीम सब सही है, पर सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इन स्कीम्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार से अगर शिकायत है, ठीक है, सरकार की स्कीम अच्छी है, सरकार ने जो पैसा लगाया वो अच्छा है, पर सरकार खुद अच्छे से काम नहीं कर पा रही है उन स्कीम्स को यूटिलाइज करने में, जिसका रिजल्ट जो है वो एक्चुअल ग्राउंड में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपका टोकन कट इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आपका 100 रुपीज जो है, जो 100 रुपीज है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, जितना भी डिमांड है उसमें 100 रुपए घटाने की बात की जाती है। तो ये होता है आपके कट मोशन। कट मोशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कट मोशन आपका बजट के दौरान यूज किया जाता है, ठीक है। 3 टाइप के मोशंस होते हैं आपके, 3 टाइप के कट मोशंस होते हैं। पहला होता है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट में आपका 1 रुपए जो डिमांड है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। ये दिखाता है कि जिसने भी पॉलिसी कट को इंट्रोड्यूस किया वो किसी पर्टिकुलर पॉलिसी से खुश नहीं है और उनको पर बताना पड़ता है कि उस पॉलिसी में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे आपको लग रहा है कि पॉलिसी ठीक नहीं है। सेकंड इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में होता है कि पॉलिसी सही है, पर जो पॉलिसी स्कीम में जो पैसा लग रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देना चाहिए। और जो थर्ड है वो है आपका टोकन कट। टोकन कट में स्कीम पॉलिसी सब सही है, जितना पैसा लग रहा है वो भी सही है, पर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो ही अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो स्कीम का एक्चुअल रिजल्ट है वो दिख नहीं रहा है। यानी कि सरकार के खिलाफ जो ग्रीवांस है वो आपका टोकन कट से इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है आपका कट मोशन। कहां पे यूज होता है? यूनियन बजट। वही मैं बताता हूं कि ये सीरीज डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन आंसर पता चला जाता, पर यहां पे मैंने आपको प्रॉपरली कट मोशन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि इस तरह के मेंस में क्वेश्चन और स्पेसिफिकली आपका जो स्टेट पीएससीज के मेंस होते हैं उसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कट मोशन क्या होता है और कितने टाइप के कट मोशंस होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करके लिख दोगे, कुछ एग्जांपल्स लिख देना, बजट में देख लेना कि किसके खिलाफ कुछ यूज हुआ है, तो कुछ एग्जांपल लिख देना। जितने ज्यादा एग्जांपल्स लिख दोगे आपके जो आंसर्स हैं और ज्यादा एनहांस कर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? तो देखिए अगर हम वोट ऑन अकाउंट की बात करें तो वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपका कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, पर सिर्फ कुछ ही समय के लिए, ठीक है। वोट ऑन जो आपका अकाउंट है, जो वोट्स ऑन आपका अकाउंट है उसमें यह बताता है कि कुछ समय के लिए, ठीक है, सरकार को कुछ समय के लिए पैसे चाहिए फॉर शॉर्टर पीरियड टाइम, ठीक है। शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए अगर कुछ टाइम के लिए पैसा चाहिए तो कौन सा यूज होता है, कौन सा इस्तेमाल होता है? वो होता है आपका वोट्स ऑन अकाउंट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ द अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय द लोअर हाउस। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका मैं आपको सीधे बता देता हूं, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के आपको घबराना नहीं है। मैं हर बार कहता हूं कि जितने बड़े स्टेटमेंट आएंगे सबसे पहले आपको बोलना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। तो जितना बड़ा स्टेटमेंट उतने आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो लोकसभा से पास हो गया पर राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, तो उस बिल का क्या होगा? वो बिल वहीं पे डन एंड डस्टेड हो जाएगा, यानी कि वो बिल उसके आगे नहीं बढ़ेगा। द बिल हैव टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है, द बिल हैव टू बी ड्रॉप्ड, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पास हुआ, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया और राज्यसभा ने किसी कारणवश नहीं पास किया, तो वो बिल जो है वहीं पे ड्रॉप्ड हो जाएगा। इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान को अमेंड करना इतना आसान नहीं है। लोकसभा में अगर आपकी ब्रूट मेजॉरिटी पास भी हो सकता है, पर राज्यसभा में ऐसा डिजाइन किया गया है कि वहां पे मेजॉरिटी पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसी वजह से जो हमारा संविधान है उसे रिजिड भी बोला जाता है और फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जैसे ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं, ठीक है, पर वहीं जहां संविधान की फिलॉसफी अगर चेंज करने की बात आ रही है, संविधान में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं जो शायद संविधान की फिलॉसफी से मैच नहीं करते हैं, या जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का उसको अगर हैम्पर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो बिल है उसको पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लोकसभा से पास भी हो जाए पर राज्यसभा से बहुत मुश्किल होता है। अगर सपोज करें यहां से भी पास हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू से वो चेक कर सकते हैं कि ये जो बिल पास हुआ है क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है। अगर हार्म कर रहा होगा तो वो बिल वहीं पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है। तो इसमें आपको मैं बता चुका हूं कई बार कि राज्यसभा के पास पावर होती है, ठीक है, राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो आपका इंडियन पार्लियामेंट में स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट का अगर सवाल आ रहा है तो राज्यसभा के पास पावर है आर्टिकल 249 का इस्तेमाल करके, ठीक है, आर्टिकल 249 का इस्तेमाल करके राज्यसभा के पास पावर है कि वो उस स्टेट लिस्ट में जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है। और अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें कि अगर नेशनल इमरजेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेशनल इमरजेंसी है भैया उसमें जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन राज्यसभा के पास पावर है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में देखना है, नेशनल इंटरेस्ट में कुछ ऐसी बात है जिसमें राज्यसभा को लग रहा है, पार्लियामेंट को लग रहा है कि स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करना चाहिए, तो राज्यसभा के पास पावर है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 249। एंड अगर नेशनल इमरजेंसी अगर लागू है तब भी पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आसान सा क्वेश्चन था पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब ये 3 कंडीशन है, इसमें ये कह रहा है 4 कंडीशन दी गई, इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी भी नए राज्य को बनाना है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा टैक्स, ठीक है, कोई टैक्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, टैक्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसमें स्टेट्स में, ठीक है, कोई टैक्सेस में चेंज हुए। अब उस टैक्स का जो चेंज हुआ है वो आपका राज्यों पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसमें भी आपका, ऐसे बिल में भी आपका प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी जरूरी होती है। कोई भी बिल जिसमें स्टेट की बाउंड्री को बदला जा रहा है या ऑल्टर किया जा रहा है उसमें भी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट की, और मनी बिल में तो पड़ती ही पड़ती है। तो अगर हम बात करें इन चारों कंडीशंस में आपकी प्रेसिडेंट जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। ये चारों पॉइंट को स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में कि कौन से ऐसे बिल्स होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है इंट्रोडक्शन से पहले। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो। और रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी बिल को प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया हुआ है तो वो जो बिल है वो आपका कोई प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं या जो गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या कह रहा है कि राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंड फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, इसका आंसर है आपका 14 डेज। कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूं कि चाहे मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है, 14 डे के लिए वो डिले कर सकते हैं। अगर 14 डेज के अंदर रिकमेंडेशन नहीं आई तो ये समझा जाएगा कि वो बिल जो है वो पास कर लिया गया, इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है, ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है, ठीक है, सीरियसली तैयारी करनी है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की, तो आप स्टडी IQ में कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और आपको, ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे गए तो गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगा देना, द कोड इज RS लाइव, ठीक है, जो कोड है वो है RS लाइव। जैसे ही ये कोड जो है आप पिन पॉइंट करोगे, जो कोर्स है, कॉम्बो कोर्स की बात कर रहा हूं, यूपीएससी और जितने भी आपके स्टेट पे कोई भी स्टेट पीएससी तैयारी कर रहे हो, इन दोनों की तैयारी आपका इस प्राइस टैग में हो जाएगी 21,999। अगर मेरा कोड जो है RS लाइव, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है, RS लाइव याद कर लो, ठीक है, आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो जाएंगे। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको बताना था। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।